गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 11 मनोविज्ञान में आज पाठ नंबर जो है हमारा 6ठा, उसमें आगे नया टॉपिक है स्मरण अवरोध। तो स्मरण अवरोध जो है कि उसको विस्मरण का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। यदि किसी सीखी हुई वस्तु या जानकारी पर पहले या बाद की शिक्षा अवरोध बनती है जिसका हमारे वर्तमान शिक्षा पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसे अवरोध कहा जाता है। अवरोध समय की दृष्टि से आगे या पीछे दोनों प्रकार से होता है जो स्मरण पर प्रभाव डालता है। अवरोध के दो प्रकार है। कौन से? तो पूर्व क्रिया अवरोध, जो पहले की संचय की गई जानकारी याद करने की हमारी शक्ति में नया शिक्षण या अनुभव अवरोध बनता है, तो उसे पूर्व क्रिया अवरोध कहता है। जैसे कि हम के पहले कालांश में मनोविज्ञान सीखे हो और दूसरे कालांश में समाजशास्त्र सीखे, तो समाजशास्त्र के शिक्षण के कारण मनोविज्ञान का शिक्षण हमें कम याद रहे तो उसे पूर्व क्रिया अवरोध कहा जाएगा। तो ऐसे अवरोध के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम जो भी प्रवृत्ति करते हैं, क्या आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम जो भी प्रवृत्ति करते हैं उसमें हमारी नींद पहले सीखे हुए शिक्षण को कम से कम प्रभावित करती है। स्मरण के विषय में प्रारंभिक काल में एक अध्ययन जैकिन्स और डेलेन बाके ने 4 प्रयोग पात्रों को अर्थहीन पदों की सूची याद कराई और उसमें से 2 प्रयोग पात्रों को शाम को देर से सूची याद कराई और फिर सो गए, जबकि बाकी के 2 प्रयोग पात्रों को सुबह के समय सूची याद करके दिन भर अपने रोज बरोज के कार्य करते रहे। शोधकर्ताओं ने दोनों जोड़ी के प्रयोग पात्रों के धारण का मापन 2, 4 और 8 घंटों में किया तो जानने को मिला कि सूची सीखने के बाद पूर्ण नींद लेने वाले पात्रों का धारण का प्रमाण ऊंचा या नींद लेने वाले प्रयोग पात्र 8 घंटे बाद 50 से 60% याद रख सकते थे, जबकि रोज बरोज की प्रवृत्ति करने वाले प्रयोग पात्र केवल 10 या 15% ही याद रख सकते थे। नंबर 2, अनुक्रिया अवरोध। जब हम सब जानते हैं कि जनवरी महीने में साल बदल जाता है, फिर भी चेक बुक में अर्जी करने में या महत्वपूर्ण दस्तावेज लिखने में हम पिछले साल की तारीख लिख देते हैं। मनोवैज्ञानिक ऐसी भूल के कारण को अनुक्रिया का अवरोध कहते हैं। दीर्घकालीन स्मरण में कोई सामग्री, जानकारी या अनुभव संचित हो और यदि नई जानकारी या अनुभव याद करने की हमारी शक्ति में विघ्न स्वरूप में आए तो उसे अनुक्रिया का अवरोध कहा जाता है। वर्ग में प्रथम कालांश में अंग्रेजी सीखी और दूसरे कालांश में गुजराती विषय सीखे तो अंग्रेजी का शिक्षण गुजराती के शिक्षण में अवरोध के रूप में आता है। ऐसे अनुक्रिया अवरोध को निषेधक संक्रमण के रूप में पहचाना जाता है। ऐसी परिस्थिति में नई और पुरानी प्रतिक्रिया के बीच स्पर्धा होती है, उसमें से अवरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसा माना जाता है। फिर है स्मरण सुधार। तो स्मरण सुधार में हमको करना है कि हम अपनी स्मरण शक्ति को किस तरह अधिक से अधिक उन्नत बना सकते हैं। हमारी याद शक्ति बढ़ानी हो तो उसके लिए रामबाण या जादुई प्रयोग ही नहीं है कि कई लोग के द्वारा सुनाई देता है कि बादाम खाने से याद शक्ति सुधरती है। यह बात एकदम सच्ची न भी हो, परंतु स्मरण सुधार के लिए ज्ञान और अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर स्मरण सुधार के लिए उपयोगी ऐसी कई अभ्यास आदतें और प्रयुक्तियों का निर्देश किया गया है। यानी कि याद शक्ति बढ़ाने के लिए व्यवस्था है कि कोई भी वस्तु यथास्थान पर हो उसे व्यवस्था कहते हैं। हम जो भी सीखते हैं उसकी पुनः प्राप्ति दीर्घकालीन स्मरण के द्वारा करते हैं। दीर्घकालीन स्मरण में सामग्री या जानकारी को संचय करने के लिए व्यवस्था होती रहती है और उसी प्रकार हमें याद रहती है। जैसे कि कोई हमें 12 महीने के नाम पूछे तो हम तुरंत ही कार्तिक मास, पूस महीना ऐसे बोलने लगते हैं। इसी तरह ABCD जो है वो जनवरी, फरवरी ऐसे रूप में याद रख सकते हैं। जो भी जानकारी हमें सीखी है वो निश्चित रूप से व्यवस्था करते हैं तो ये उसको प्रक्रिया खूब सहायक होती है। जैसे कि यहाँ पे जो लिखा है, जो उसको याद रखना है तो कागज़ पर लिखेंगे। कैसे? तो आप देखेंगे कि उपरोक्त जानकारी में मुश्किल पड़ेगी, परंतु अब सब यानी कि पेयजल कौन सा है, फलों में कौन सा है, सब्जियों में कौन सा है, मिठाई में कौन सा है, सौंदर्य प्रसाधन कौन से हैं, तो इसी तरह समान वर्गों में बांट कर करेंगे तो वो अच्छी तरह से याद रहता है।
फिर उसके बाद अति शिक्षण। तो अति शिक्षण है कि किसी पाठ या विषय को संपूर्ण रूप से सीखने के बाद भी उसका अध्ययन चालू रहता है, तो उसे अति शिक्षण कहते हैं। किसी भी वस्तु को बार बार याद करते हैं तो वह अति शिक्षण कहा जाता है। तो अध्ययनों से ऐसा सिद्ध हुआ है कि बार बार जब भी कोई व्यक्ति किसी विषय का अति शिक्षण करता है तो उससे पाठ का साहचर्य बहुत मजबूत बन जाता है और सीखी हुई वस्तु का लंबे समय तक स्मरण रहता है। जब हम प्राथमिक विद्यालय में थे तो वो गीत, काव्य, प्रार्थनाएं, अंक या संख्या सीखी बड़े होने पर भी सरलता से याद रह जाती है। उसका एक ही कारण है कि उन विषयों को अति शिक्षण हुआ है। तो हमको कोई भी जानकारी है, कोई भी हमको कुछ भी याद नहीं रहता है, कोई भी प्रश्न का आंसर नहीं रहता है, तो हम एक बार, दो बार, 3, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी पढ़ना है पढ़ लो, तो वो हमेशा के लिए याद रह जाता है। फिर है आंतरिक विरुद्ध लगातार पद्धति। देखा है कि परीक्षा में अच्छे परिणाम लाने के लिए छात्र अधिकतर रटते हैं, परंतु स्मरण के विषय में अध्येताओं के द्वारा देखा गया है कि किसी भी अध्ययन सामग्री को एक ही बार बैठकर घंटों तक जरा भी आराम या विराम किए बिना याद करते हैं। उससे वह सामग्री को अलग अलग बैठकों में बांटकर करने से उसका अच्छा परिणाम स्मरण स्वरूप में प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त करेंगे कि जैसे शिक्षण दोनों में उपयोगी है, तो संगीत की शिक्षा लेने वाला विद्यार्थी जानता है कि सप्ताह में एक दिन लगातार अध्ययन करने के बजाय प्रतिदिन 1 घंटा अध्ययन करने से अधिक लाभ होता है। तो नियमित अध्ययन करने वालों को संगीतकार कहते हैं कि जो रियाज करेगा वही राज करेगा। हाँ, और मन विरुद्ध पुनः वाचन। मनन विरुद्ध पुनः वाचन में मनन अधिक लाभकारक है। बहुत से विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते समय लगातार पाठ्यपुस्तक या नोट्स पढ़ते रहते हैं, परंतु इस विषय में शोधकर्ताओं से यह जानने को मिलता है कि यदि आपने अध्ययन क्रम में से थोड़ा समय मनन का देते हैं तो पुनरावहन अच्छी तरह कर सकते हैं। जैसे कि आप एकाध पृष्ठ पढ़कर मनन करो और उसके बाद पुनरावहन का अध्ययन करो तो उससे लाभ होगा। उसके बाद फिर से पढ़कर और मनन करें। ऐसा करते करते गाड़ी आगे चलने दीजिए। फिर नंबर 5वां है कि प्रथम अक्षर प्रयुक्ति, यानी कि हमको कोई भी जानकारी याद रखनी हो, जैसे कि इंद्रधनुष के रंग है तो उसमें से पहले अक्षर लेने हैं, बेनी, आह, पिनाला, या फिर PQRST जो है, प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीड, सेल्फ डिक्शन और टेस्ट। तो प्रीव्यू यानी कि उसका पूर्व दर्शन है। पूर्व दर्शन तो वो कोई भी पाठ की विषय सूची का अवलोकन कर लो, उसके बाद पाठ के मुख्य शीर्षक जो है, चित्रों को, आकृति को ध्यानपूर्वक देखो और उसका सारांश को पढ़कर और विषय में अनुभव कर दो। फिर प्रश्न करो, प्रश्न आएगा क्वेश्चन, कि इस अवस्था में व्यक्ति विभाग के शीर्षक और भीतर गौण शीर्षकों को पढ़कर उसे प्रश्न के रूप में उल्टा करता है। जैसे कि शीर्षक का नाम शिक्षण और परिपक्वता है तो विद्यार्थी उसे प्रश्न के रूप में बदलते हैं। शिक्षण और परिपक्वता एक दूसरे के साथ किस तरह से संबंधित है। तीसरा है वाचन। इस अवस्था में व्यक्ति विविध सामग्री का वाचन करके मुख्य शब्द और वाक्यों को रेखांकित करता है, साथ ही प्रथम अवस्था में बने हुए प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। फिर है स्वपठन। इस अवस्था में व्यक्ति विभागों को पढ़कर उसके मुख्य ख्यालों और विचारों का मन में मनन करता है और इस प्रकार आत्मपठन से व्यक्ति अपने स्मरण की कीमिया और विशेषणों को पहचान कर स्मरण को अच्छी तरह संगठित करता है और इस प्रकार व्यक्ति एक विभाग को पूरा करके इतने विभाग में PQRS की प्रक्रिया का परिवर्तन करता है। और 5वां है टेस्ट। तो इस अवस्था में व्यक्ति अध्याय या पाठ का पुनः अध्ययन करने के बाद उसे कितनी मात्रा में याद हुआ है उसकी स्वयं पुष्टि करने के लिए कसौटी लेता है अथवा समीक्षा के द्वारा उसके मुख्य तथ्यों का पुनरावहन करके ज्ञान का निरीक्षण करता है। तो ये जो था हमारा छठा पाठ। अब इसके बाद जो है वो स्वाध्याय आता है। वो स्वाध्याय आपको फिर अंदर पाठ में से आपको ढूंढ के लिखना है। तो छठा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। ओके, थैंक यू। और फिर ये जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय फिर आपको प्रश्न आंसर सहित आपको अच्छी तरह से लिख देना है, बराबर। थैंक यू।